हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स फिजिक्स में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथ हमें छोटी होती हुई दिखाई देती है। हमें पता चला था कि जो लेंथ है वो √1 - v² से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसका ये हो गया, यानी कम दिखाई देती है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अगर मैंने बता भी दिया था शायद ये कि अगर ये रॉड ऐसे है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सिर्फ इस डायरेक्शन में यानी इस वाली चीज में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी ये ही चीज क्या होगी, पहले इतनी थी अब मान लो छोटी हो गई, लेकिन इसकी ये जो विड्थ है ना ये वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज ऐसे है यहां जा रही है तो इसकी ये वाली चीज चौड़ाई ये वाली तो ऐसी रहेंगी, लेकिन ये वाली जो लेंथ है ये कम हो जाएगी इस तरह से। तो यही लिखना है हमें, लिखेंगे इसके आगे जो कल अपन ने किया था यहां तक, इसके आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ अ बॉडी, दिस कॉन्ट्रैक्शन of length of a body in direction of motion किस में हो रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है, इज कॉल्ड लॉरेंट्ज, नाम है इसका फिट्जगेरल्ड, नाम देखना फिट्जगेरल्ड, या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से या फिर ये पूछ सकता है कि लॉरेंस फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। वो यही होता है उसकी लेंथ के या उसके मोशन के अलोंग जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वहां कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लॉरेंस फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायग्राम बनाएंगे दो, उस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मोशन होता है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है। पॉज करके नोट करना। देखिए इसमें जैसे कि मान लो ये इस तरह से स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी ये वाली विड्थ तो चेंज होगी नहीं, ये तो इतनी ही रहेगी, और ये वाली जो चीज है ये कम हो जाएगी लाइक दिस। ये कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड एज रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड एज रेक्टेंगल। जैसे अगर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये v वेलोसिटी से यहां मूव करेगा तो ये कैसे, इस डायरेक्शन में ही इसमें इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये कैसी शेप बन जाएगी, ओवल शेप बन जाएगी, या इलिप्स हम इसको बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड एज इलिप्स। बना लो इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइम डायलेशन। अभी डायग्राम बनाने के बाद ये टॉपिक तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो कंप्लीट हो गया।
अब हमें पढ़ना है कौन सा, टाइम डायलेशन यानी टाइम का बढ़ जाना। बताया था पिछली क्लास में कि जब हम लोग पोजीशन मेजर करते हैं तो टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, और अब टाइम मेजर करेंगे तो पोजीशन कांस्टेंट रखेंगे, यानी एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, उसमें जैसे कि मान लो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई ने पहले एक चक्कर पूरा किया, मान लो पहले ये यहाँ पे 12 पे आई, ये यहाँ पे टिक किया इसने 12 बजे, फिर एक चक्कर पूरा इसने जब किया सेकंड की सुई ने तो 1 मिनट हो गया, तो 12:01 पे इसने कहाँ पे, यहाँ पे वापस से आई है, सही है। जब पूरा एक चक्कर किया पहले वाले में तब तो ये 12 पे यहाँ बजी। अब घड़ी की सुई तो जहां जहां पे टिक 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 कर रही है वही करती हो जाएगी। फिर दूसरे चक्कर में जब इसने पूरा दोबारा से यहाँ पे आके टिक किया तब टाइम 12:01 था। 12 बजे थी पहले टिक टिक, फिर वही जगह पे 12:01 पे थी, फिर 12:02 पे थी, इस तरह से। तो प्लेस सेम है यही, लेकिन पहले 12 बजे पे हुई सेकंड की सुई, फिर 12:01 पे, फिर 12:02 पे, इस तरह से। तो हमें पोजीशन सेम लेनी है और टाइम अलग अलग लेना है। तो अब लिखेंगे टाइम डायलेशन मीन्स the lengthening of an interval of time, the lengthening of an interval of टाइम। मतलब टाइम का लेंथनिंग यानी टाइम का बढ़ जाना, यानी जो चीज हम एक रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, मान लो वो उसमें लग रहे हैं 2 घंटे या फिर टाइम हो रहा है 10 बजे, तो किसी चलते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर अपन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें, टाइम 5, 10, 15 मिनट जो भी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं इसको। सपोज टू बी the time interval, let us suppose to be the time interval between the time interval between 2 events, 2 इवेंट्स के बीच में टाइम का डिफरेंस, टाइम इंटरवल, एक मान लो 10 बजे हो रही है, 10:10 पे, उनके बीच में डिफरेंस बिटवीन 2 events happening at a fixed position फिक्स पोजीशन का मतलब जैसे 12 बजे पे सुई पे सेकंड की सुई टिक टिक कर रही थी तो वहीं पे ही होती है टिक टिक, बस टाइम बदल जाता है। फिक्स्ड पोजीशन इन फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस डैश कौन सा है, जो कि एस डैश वो है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस फ्रेम एस डैश इन विच both events are co-local होने का मतलब एक ही सिचुएशन, एक ही पोजीशन पे होना।
are co-local is called proper frame यहाँ पे एस डैश प्रॉपर फ्रेम है क्योंकि यहाँ पे जैसे घड़ी की टिक टिक एक ही पॉइंट पर हो रही है, तो ये कैसा है, प्रॉपर फ्रेम फॉर दीज इवेंट्स, किन इवेंट्स के लिए, जो कोलोकल हैं, फॉर दीज इवेंट्स। जैसे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले में हुआ था, एक जो है वो प्रॉपर फ्रेम था, वैसे ये भी प्रॉपर फ्रेम है। अब इन इवेंट्स को हम लोग देखेंगे रुके हुए फ्रेम से। ये तो अभी चलते हुए फ्रेम की बात थी, जैसे कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई ट्रक मूव कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी एस में। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, इफ दीज इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड if these events are observed in another frame S, in another frame S, in which position of these events in which position of these events is moving in x direction, is moving in x direction with a uniform velocity v, with a uniform velocity v। इसका मतलब एस डैश में जो इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब एस डैश में कोई आदमी बैठा है, एस डैश मूव कर रहा है, वो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि लेंथ वाले में वो देखेगा उसको, तो वो तो उसके लिए प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैं अगर रुकी हुई हूँ और मैं सामने जाती हुई किसी चीज को देख रही हूँ, तो वो मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी v से। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है और एस डैश मूव कर रहा है। लिखो यहाँ तक, फिर इससे आगे लिखते हैं। यहाँ तक पॉज करके लिखो, फिर आगे करते हैं। पैराग्राफ बदल के लिखना, हेयर एस डैश फ्रेम इज ऑल्सो मूविंग, हेयर एस डैश फ्रेम इज ऑल्सो मूविंग in x direction with velocity v इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ट्रक है, जा रहा है वी वेलोसिटी से, मैं उस पर बैठी हूं तो मैं भी वी वेलोसिटी से जा रही हूं क्योंकि ट्रक के साथ जा रही हूं, और मेरे सामने कोई दो इवेंट्स हो रहे हैं, वो दोनों भी
मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से। तो क्या होगा, उस ट्रक में मैं बैठ के उस चीज को देख रही हूँ तो मेरे लिए तो वो कैसी मेरे रिस्पेक्ट में कैसी है, वो स्टेशनरी। लेकिन रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो वो वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। तो यही बोल रहा है। आगे लिखेंगे द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज इवेंट्स द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज इवेंट्स, जो इवेंट एस डैश में हो रहे थे, इज प्रॉपर टाइम इन एस डैश फ्रेम। का मतलब एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें वो घटना जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो उसे ढंग से देख पा रहा है। क्योंकि मैं यहां से देखूंगी ना तो मुझे कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि मैं रुकी हुई हूँ। जो इंसान बोलते हैं ना कि जो घर में रहे, कई बार बोलते थे सिचुएशन में, जो घर में रहे उसे पता चले कि वो इंसान कैसा है। दूर से तो सबको सब अच्छे ही लगते हैं, ठीक है, जो रहे उसे पता। तो वही चीज है कि उस ट्रक पे मान लो मैं जा रही हूँ और मेरे सामने कोई दो इवेंट्स हो रहे हैं, तो मैं उसकी चश्मदीद गवाह, बोलते देखने वाली, तो मेरे लिए टाइम अलग होगा, और जो यहाँ से देख रहा है दूर से उसके लिए अलग होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एस डैश फ्रेम है ना, वो उसका चश्मदीद है, मतलब वो उसका देखा जोखा है। एस डैश फ्रेम जो है वो प्रॉपर फ्रेम है, वो जो सलाह देगा या फिर वो जो बात बताएगा वो सही बताएगा। सही है क्या? दो इवेंट्स हो रहे हैं, उन दो इवेंट्स के बारे में एस डैश में बैठा हुआ आदमी ढंग से बता पाएगा, ना कि दूर से देखने वाला। तो वही चीज यहाँ पे है। तो अब डायग्राम बना लेना इसका। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तो है एस डैश, ओ डैश, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और दूसरा है एस, एक्स, वाई, जेड और ओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रेम, क्योंकि इसमें जो भी काम होगा, जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो सही मिलेंगे। और ये है लैब फ्रेम, जिससे हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे कोई जैसे घड़ी की टिक टिक पोजीशन सेम रहेगी, बताया था जब टाइम मेजर करेंगे तो पोजीशन मेजर नहीं होगी, x1 डैश। और ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला जो इंसिडेंट है, ये खुद भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये खुद भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो दोनों एक दूसरे को कैसे दिखेंगे, स्टेशनरी। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो जो इंसिडेंट होगा वो किससे मूव करेगा, v वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखो, अगर जो ट्रक पे बैठा है तो उसको तो वो इंसिडेंट सामने दिखेंगे, तो उसे तो लगेगा नहीं कि वो चल रहा है, लेकिन मैं जो देख रही हूँ मुझे वो चाहती हुई दिख रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो लोग जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बनाओ डायग्राम, फिर आगे करते हैं। पॉज करके लिख लिया करो भाई। आगे लिखेंगे लेट टू इवेंट्स अकर एट दो इवेंट्स अलग अलग टाइम पर होंगी, टाइम इंटरवल निकालना है। एट t1 डैश एंड t2 डैश एट t1 डैश एंड t2 डैश एट a position x डैश एट आ पोजीशन x1 डैश चल रही थी ना, 1 डैश लिखी थी ना, x1 डैश इन एस डैश फ्रेम
then proper time interval will be proper time interval will be, टोटल टाइम को टॉ से दिखाएंगे, प्रॉपर है तो टॉ नॉट, टाइम इंटरवल क्या होगा t2 डैश माइनस t1 डैश, इक्वेशन 1। आगे अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हमें एस पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो हम लोग उसमें इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का काम में लेंगे। फ्रॉम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होगा, टी की वैल्यू निकालते हैं गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर से निकालते हैं ना, तो यहां से T1 की वैल्यू हो जाएगी ये, और T2 की वैल्यू हो जाएगी दोनों के दोनों इंसिडेंट्स जो है वो सेम हो रहे हैं, तो यहां पर x1 डैश इज इक्वल्स टू x2 डैश कर देंगे हम लोग। तो अभी रुको एक मिनट, यहां पे इक्वेशन 2 डाल लो, नोट करो यहां तक। आगे लिखेंगे कि इंसिडेंट्स तो सेम पॉइंट पे हो रहे हैं, आगे लिखेंगे यहां तक मिटा रही हूं, आगे लिखेंगे सिंस इवेंट्स आर at same position, that is x1 dash equals to x2 dash सेम है, then from equation 2 T1 की वैल्यू क्या आएगी, गामा T1 डैश प्लस वी x1 डैश, इसको x1 डैश ही रख लेते हैं, अपॉन सी स्क्वायर, और T2 की वैल्यू आ जाएगी गामा T2 डैश, दोनों सेम है तो x2 डैश की जगह भी x1 डैश रख देंगे, वी x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का इक्वेशन 1 में हम लोग यूज कर लेते हैं, अभी नहीं यूज नहीं करना, रुको अभी बताते हैं। अभी तो प्रॉपर टाइम इंटरवल पता है हमें टॉ नॉट, अब हमें एस में निकालना है यानी टॉ की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे अभी, करो पहले इतना, नोट करो इसको। आगे लिखेंगे नाउ
टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस। टॉ होगा T2 माइनस T1, वैल्यू रखो। गामा T2 डैश माइनस T1 डैश रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से टॉ इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू क्या है, टॉ नोड। यहाँ पे यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज किया। अब गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टॉ की वैल्यू क्या आ गई, टॉ नोड अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस चीज को देखो कि जैसे मान लो 1 में 0.9 है, हटाया ऊपर 10/9 है ना, तो आंसर आया 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से ज्यादा ही आया ना, आया कि नहीं आया। तो देखो ये वाली चीज जो है ये 1 में से कुछ घटेगा, जैसे मान लो 0.9 घटेगा, 0.9 आ गया, 1 में से कुछ घटेगा, कुछ माइनस होगा, मतलब 0.9 अपॉन में करेंगे तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, यानी इस 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। ये गामा है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी तो टॉ की वैल्यू टॉ नोड से ज्यादा होगी। सही है क्या? तो इसीलिए टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, इसे ही तो टाइम डायलेशन बोलते हैं। ये बस वो लिख लो, फिर इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी मैं इस बात को कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है गामा। ये 1 में से कुछ घट रहा है, मतलब मान लो जैसे 0.8 आ गया, 1/0.8, जब पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10/8। आंसर जब निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी ये वैल्यू 1 से ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू को टॉ नोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ ज्यादा ही आएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है टाइम डायलेशन का। तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो लेंथ होती है वो तो आती है ये 1 से कम है तो लेंथ कम हो जाती है, और टॉ जो है वो आता है ये, क्योंकि ये 1 से कम है, पॉइंट्स में है, तो टॉ की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दो ऐसे हो, जो एक मूव कर रहा हो तो दूसरा स्टेशनरी हो, तो क्या होगा, लेंथ तो कम हो जाती है और टाइम जो है वो बढ़ जाता है। आइंस्टीन ने कहा था ना कि भाई टाइम भी वेरी करता है, सेम वही चीज। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिविटी ऑफ मास, यानी कि हम लोग सोचते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पे 50 किलो की हूँ, तो अगर मैं कहीं से मान लो ट्रेन में बैठ गई तो मैं 50 किलो की रहूंगी, मैं तो इतनी जल्दी कम ज़्यादा थोड़ी ना होगा। पर आइंस्टीन ने बताया था कि ऐसा देखा जाता है कि वेरिएशन होता है मास में भी, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। पता चलेगा कि अगर m0 रेस्ट मास है, यानी जब हम रुके हुए हैं तब हमारा जो मेजर किया गया मास m0 है, तो उसका अगर हम लोग मान लो v वेलोसिटी से मूव करने लग गए तो हमारे मास में इस तरह से बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो इसकी वैल्यू 1 से कम है तो अपॉन में जाएगा, वही बताया था जैसे कि अभी इसकी वैल्यू 1 से कम है तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो मास जो है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास भी बढ़ता जाएगा। कैसे? मान लो ऐसे है, जैसे मान लो 1 अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। v की वैल्यू जैसे बढ़ी, मान लो मैंने पहले कहा c है v की वैल्यू, ठीक है, या मैं मान लेती हूँ 2c है, 2c मान लेती हूँ, 2c।
2c का स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा इसको रफली करके बताती हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। जैसे मान लो मास ऐसे वेरी कर रहा है, आएगा ये मैं निकलवाऊंगी फॉर्मूला। मैं मान लेती हूँ वेलोसिटी मैंने रखी पहले 2c, तो मास कितना आएगा देखो 2c यानी 4c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 4। वो गड़बड़ हो जाएगी क्या, माइनस में आएगा, नेगेटिव में, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, पॉइंट्स में कुछ ऐसा होना चाहिए। मान लो मैं लेती हूँ 0.2c, ठीक है, तो मास हो गया m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v का स्क्वायर 0.04, ठीक है, माइनस किया तो आएगा m0 अपॉन अंडर रूट 1.00 में से 0.04 माइनस किया तो 0.96, इस तरह से। सही है क्या, ऐसे ही करेंगे ना, सही है। अब अगर मैं मान लो v की वैल्यू ले लेती हूँ 0.4c, तो मास m की वैल्यू हो जाएगी m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 4 जा 16 0.16, और जब माइनस करेंगे इसकी वैल्यू तो आएगी 0.84, ऐसे आएगी। ये चीज ज्यादा है तो मास यहाँ पे कम आएगा, सही है, और ये चीज कम है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मास आ जाएगा, सही है। यानी कि जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी 0.23 थी, तब तो मास कुछ कम आएगा क्योंकि देखो डिवाइड करने वाला नंबर ज्यादा है, ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को 0.2 की जगह 0.4 कर दिया तो आपको पता चला कि ये वाली चीज जो है वो कम हो रही है, इसकी वजह से मास बढ़ रहा है। यानी कि जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी आपको पता चलेगा रिलेटिव मास भी बढ़ेगा, और ये चीज यहाँ पे समझा दी है। नेक्स्ट क्लास में जब रिलेटिविटी ऑफ मास पढ़ेंगे तो इसको दोबारा से समझा देंगे।